पिछले वीडियो में हमने राज्य विधानसभा का जो एक सदन है, राज्य विधान परिषद, उसका अध्ययन कर लिया था। यानी हमने राज्य विधानसभा है वो पूरी की पूरी पढ़ ली, राज्य विधान परिषद भी की पूरी पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे राज्य का जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हाई कोर्ट क्या होता है और इसके क्या है। देखो हमारे यहाँ हमारे संविधान में जो उच्च न्यायालय है उसका वर्णन अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच किया गया। किसका? अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 के मध्य उच्च न्यायालय की वर्णन किया गया। देखो भाई, गनीमत यह है कि हमारे जो भारत में है वो न्याय व्यवस्था कैसी है, एकल है। कैसी है? एकल न्याय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एकल न्यायिक व्यवस्था है। एकल न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इसके नीचे होता है वो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। कौन से? अधीनस्थ न्यायालय। ये होती है प्रक्रिया हमारे एकल न्यायिक व्यवस्था की। क्योंकि सबसे ऊपर एकल न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि सबसे ऊपर जो होता है वहां पर तो होता है उच्चतम न्यायालय, इसके नीचे होता है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के नीचे होता है अधीनस्थ जो न्यायालय है वो आते हैं। हमारे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। यानी प्रत्येक जो राज्य है उसके लिए एक उच्च न्यायालय अवश्य होगा, प्रत्येक राज्य के लिए। ठीक है ना? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई। हमारे जो भारत के संविधान का भाग है, एक भाग 6, अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, उनका गठन है, उनकी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है, उनकी शक्तियां हैं, उनके बारे में बताया गया। ठीक है। हमारे संविधान में एक संशोधन होता है, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन होता है। इस 7वें संविधान संशोधन ये होता है 1956 को। इसमें यह तय किया गया कि भाई एक जो उच्च न्यायालय है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए प्लस एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है ना? यानी ये व्यवस्था कर दी कि 2 राज्यों के लिए या 3 राज्यों के लिए या प्लस एक संघ शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो सकती है, यानी संयुक्त न्यायालय हो सकते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 231(1) में स्पष्ट कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय, कितने? एक उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य प्लस संघ क्षेत्र के लिए, किसके लिए? संघ क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, इनका संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जो पूर्वोत्तर राज्य थे पहले उनका 7 जो राज्य पूर्वोत्तर राज्य थे उनका एक ही उच्च न्यायालय था। ठीक है ना? अब 2013 में क्या किया? उनको अलग कर दिया। वो राज्य थे असम, एक तो असम, ठीक है, एक है नागालैंड, नागालैंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है। और चौथा है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम मिजोरम जो राज्य है इनके लिए एक ही उच्च न्यायालय है और वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी। कौन सा उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी। ठीक है, हो गया। यानी असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इनके लिए एक ही उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय वो कहां पर है? कलकत्ता में। कहां पर है? कलकत्ता में। एक उदाहरण, दो उदाहरण, क्योंकि इनका संयुक्त ही है। इसके अलावा तीसरा उदाहरण देख लो, पंजाब व हरियाणा, इनका भी उच्च न्यायालय एक ही तो है और वो है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। इसके अलावा महाराष्ट्र एक, गोवा दो, दादर नागर हवेली तीन, दमन द्वीप इनके लिए भी एक ही उच्च न्यायालय है और वो है बंबई। कौन सा? बंबई। ठीक। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे मेघालय। कौन सा? मेघालय। मणिपुर और त्रिपुरा। इनका भी तो एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है ना। ये 2013 में बना था। ठीक है ना, ये 2013 में बने थे। ठीक है ना। तो ये मतलब की बात स्पष्ट है कि अनुच्छेद जो 231(1) है वो कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेश को मिलाकर के उनका संयुक्त एक उच्च न्यायालय काम कर सकता है, बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये 7वें जो संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, एक संघ क्षेत्र के लिए एक ही हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं उच्च न्यायालय के गठन। हमको क्या पढ़ना है? उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है? देखो, उच्च न्यायालय का गठन है, ये देखो इस प्रकार से होता है। देखो, उच्च न्यायालय के गठन में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। उस उच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? एक तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। अब पूछ ले कि भाई इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? वैसे इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं है। इनकी संख्या का निर्धारण करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति है इनकी संख्या का निर्धारण करता है अनुच्छेद 216 के अंतर्गत। ठीक है ना। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत जो राज्य के उच्च न्यायालय है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी जो संख्या का निर्धारण है वो कौन करता है? वहां का यानी हमारे देश का राष्ट्रपति करता। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, इनकी जो नियुक्ति कौन करता है? भाई नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। परंतु करता कैसे है? भाई राष्ट्रपति को क्या होगा कि जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, एक तो वो कौन सा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। प्लस जिस राज्य का जो न्यायाधीश नियुक्त कर रहा है
उस राज्य के राज्यपाल यानी संबंधित राज्य के राज्यपाल से। परामर्श लेकर के न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन? राज्यपाल। अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन जिसको राज्यपाल की सलाह से मुख्य न्यायाधीश बनाया है संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से। किससे? संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के। तो ये तो थी इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर के। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है जो संबंधित राज्य है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर, न्यायाधीश की सलाह पर। तो ये तो था इसका निर्वाचन। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 224 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार हो गया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति से अनुमति लेता है। पहले तो यानी आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश पहले तो राष्ट्रपति से अनुमति लेता है, आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है। और किसी भी उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को, एक बार फिर सुनना, किसी भी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश यानी अडोप्ट जस्टिस के रूप में उसे चुन सकता है। क्या? तदर्थ न्यायाधीश के रूप में। तदर्थ न्यायाधीश। तो पूछ ले, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किसकी अनुमति लेकर के? राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 224 के तहत। क्यों? कौन सा न्यायाधीश करता है? तदर्थ न्यायाधीश। अब है न्यायाधीश की योग्यता। क्या है न्यायाधीश की योग्यता? वो देख लेते हैं। तो जो न्यायाधीश है उसकी योग्यता अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीश की योग्यताएं हैं। क्या है? योग्यताएं क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं अलग अलग है। कैसी है? देखो, एक तो वह भारत का नागरिक हो, यह तो बात फिक्स है कि एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। प्लस शर्त यह है कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी न्याय के संबंध में कार्य कर चुका हो। कितने वर्ष? 10 वर्ष तक किसी न्याय के क्षेत्र में कार्य कर चुका हो। यानी कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्याय के क्षेत्र में कार्य कर चुका हो। इसके अलावा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। क्या? अधिवक्ता रह चुका हो, ये इसकी योग्यता। अगर 10 वर्ष तक किसी न्याय क्षेत्र में कार्य कर चुका उसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो उसे भी ये न्यायाधीश बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है ना। और ध्यान रहे जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। पूछ ले कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसे वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो राज्य की संचित निधि से। किससे? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। निधि से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से न्यायाधीश का वेतन है वो
दिया जाता। अब देखते हैं भाई न्यायाधीश पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब है न्यायाधीश को हटाया किस तरह से जाता, वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसे हटाते कैसे। देखो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की जो निर्देश है वो पहली बात तो कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति का। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, इसके निर्देश कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति। एक बात कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो उसके निर्देश भी जारी करने होंगे, और वो निर्देश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति करता है। और दूसरी बात, संसद में प्रस्ताव लाने के बाद राष्ट्रपति उसे हटाने के आदेश जारी करता है। संसद में आदेश आ गया, पारित हो गया, और उसे हटाने का आदेश ही कौन जारी करता है, राष्ट्रपति करता है। दो बात क्लियर। तीसरी बात है, प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ ही प्रत्येक सदन का समर्थन मिलना चाहिए। कहने का मतलब है, प्रत्येक सदन का मतलब है जो दोनों सदन है उनका 2/3 समर्थन मिलना जरूरी है। यानी संसद है, इसका जो दोनों सदन, इसके लोकसभा और राज्य सभा है, इन दोनों सदनों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही उसे हटाया जा सकता है। इसका हटाने का आधार वही आधार है, एक तो अक्षमता और दुर्व्यवहार इन दो आधार पर हटाया जाता है। अक्षमता और दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। एक अनुच्छेद है भाई, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 का मतलब 222। अनुच्छेद 222 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे न्यायालय में कर सकता है। तो पूछ ले कि अनुच्छेद 222 में क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा एक न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय के न्यायाधीश में स्थानांतरित कर सकता है। क्या कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। पूछ ले कि राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करता है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 222 में कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति है वो जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श लेता है। किससे, जो न्यायाधीश होता है ना, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, और परामर्श लेकर के किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना सकता है। तो ये बात हो गई। अब देखेंगे भाई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, यानी उनके अधिकार क्या है, उसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। देखते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। देखो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो केवल और जिस राज्य का उच्च न्यायालय है उसी तक सीमित है। यानी उच्च न्यायालय जिस राज्य का है उसी राज्य तक उनके क्षेत्राधिकार सीमित है। पहली बात तो ये, उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय है उसको 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार दिए गए। देखो नंबर 1 तो है न्याय से संबंधित। पहला कौन सा है, न्याय से संबंधित, ठीक है। न्याय से संबंधित 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार आते हैं। कौन से 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार आते हैं, वो कौन से हैं, नंबर 1 वही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरे हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एक अपीलीय क्षेत्र, दूसरा है प्रशासन से संबंधित। एक तो ये न्यायिक से संबंधित हो गया, दूसरा है प्रशासन से संबंधित।
तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं न्याय से संबंधित यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखो क्या है, पहले ले लेते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन से क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन से अधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को सबसे पहले हम ले लेते हैं। देखो क्या है, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब उच्च न्यायालय की वो शक्ति जिनके जो विवाद हैं, वो जिनके प्रथम जो मामले हैं वो सीधे उच्च न्यायालय में जाएं। ऐसे मामले या ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई सीधा उच्च न्यायालय करता है। ठीक है ना? क्या करता है? ये उच्च न्यायालय में जिन विवादों की जो प्रथम मामले में जो विवाद है उनकी सुनवाई कौन करता है? सीधे अपील, सीधे ही उच्च न्यायालय में जाते हैं, न कि अपील करके। ठीक है ना? जैसे नंबर 1 अधिकारिकता का मामला। कौन सा? अधिकारिकता का मामला एक। ठीक है। दूसरा है वसीयत का मामला। वसीयत का मामला। तीसरा है विवाह का मामला, विवाह। चौथा है तलाक। पांचवा है कंपनी कानून। और न्यायालय की अवहेलना। न्यायालय की अवहेलना। हो गया। विवाह का मामला हो गया, तलाक का मामला होगा, कंपनी कानून का, न्यायालय की अवहेलना, वसीयत का मामला हो गया, अधिकारिकता का मामला हो गया। एक तो ये आते हैं। दूसरा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित मसले होते हैं ना, वो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रूपांतरित कर दिए जाते हैं। संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या किसी मसले, संविधान की व्याख्या किसी मसले पर अधीनस्थ किसी, संविधान की व्याख्या किसी मसले पर अधीनस्थ न्यायालयों का स्थानांतरण। न्यायालयों का स्थानांतरण, किसी न्यायालय का स्थानांतरण। एक ये हो गया। ठीक है ना? यानी संविधान की व्याख्या किसी मसले पर अधीनस्थ न्यायालयों का स्थानांतरण। ठीक है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित भाई अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के तहत जो मौलिक अधिकार है इनकी रक्षा से संबंधित विवाद है वो प्रारंभिक उच्च न्यायालय में ही जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सुनवाई का अधिकार राज्य के अन्य किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है, सीधे के सीधे उच्च न्यायालय में ही जाते हैं। तो मौलिक अधिकार की रक्षा, क्योंकि मौलिक अधिकार की जो रक्षा का मामला है वो सीधा उच्च न्यायालय में जाता है, न कि अन्य किसी अधीनस्थ न्यायाधीश में जाता है। अनुच्छेद 226 के अनुसार जो उच्च न्यायालय है मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 226 के तहत उनकी रक्षा का दायित्व किसको है? उच्च न्यायालय को। तो उच्च न्यायालय क्या करता है? इनके लिए 5 रिट जारी करता है। वो रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार के अलावा जैसे विधानसभा के चुनाव, स्थानीय स्वशासन के चुनाव है, इनका जो प्रथम मामला है उनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में ही होती है। जो जैसे कोई समस्या आ जाती है ना इनके चुनाव में, तो उनकी सुनवाई भी कौन करता है? उच्च न्यायालय
करता है। इसके अलावा तलाक, वसीयत, सैन्य विभाग, न्यायालय की अवमानना आदि से संबंधित जो मुकदमे हैं वो किस न्यायालय में जाते हैं? उच्च न्यायालय में जाते हैं। ये तो हो गए कौन से? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब हम पढ़ लेते हैं उच्च न्यायालय के कौन से? अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी उच्च न्यायालय की जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपील करता है, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है जिनकी सुनवाई, देखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के निर्णयों की अपील सुनता है। यानी इसके जो अधीनस्थ न्यायालय है उनकी अपीलें सुनता है। और वो अपीलें किस किस चीज की सुनता है? नंबर 1 दीवानी। कौन सा? दीवानी। नंबर 2 फौजदारी। फौजदारी। नंबर 3 राजस्व संबंधी। राजस्व संबंधी। इनकी जो सुनवाई है वो अपील के तौर पर करते हैं इनके क्षेत्र में। यानी जो अभियोग है वो इस प्रकार से जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे दीवानी मामले, फौजदारी मामले, राजस्व संबंधी अभियोग चलाने हैं, तो ये किसके हैं? ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय के। देखो, कई बार क्या होता है कि फौजदारी मामले, ये मामला ना फौजदारी मामले, यानी जो मुकदमों की सुनवाई कौन करता है? फौजदारी मामलों की जो मुकदमों की सुनवाई है वो वैसे तो क्रिमिनल कोर्ट, सत्र न्यायालय बोल सकते हैं, सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय। यानी जो क्रिमिनल कोर्ट है, जो कहने का मतलब है सत्र न्यायालय होता है, यानी जिला नहीं, सत्र न्यायालय होता है, सेशन कोर्ट होता है। इसके द्वारा क्या है कि मृत्युदंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मौत की सजा सुना दी जाती है, मृत्युदंड। मृत्युदंड देने की जो पुष्टि है वो उच्च न्यायालय की जरूरी है। उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि करता है, उसके बाद ही मृत्युदंड साबित होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है, जैसे इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के ही एक न्यायाधीश का निर्णय के विरुद्ध पूरे उच्च न्यायालय में पुनः अपील की जा सकती है। ठीक है। यानी उच्च न्यायालय के ही एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध, एक न्यायाधीश के निर्णय, बात पर गौर करना, एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध, एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध पूरे उच्च न्यायालय में उसके विरोध में अपील की जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो राजस्व संबंधी मामले हैं, कौन से? जो राजस्व संबंधी सभी प्रकार के मुकदमों की राजस्व मंडल निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। यानी जो राजस्व मंडल है, कौन सा? राजस्व मंडल, इसके विरुद्ध है वो उच्च न्यायालय में अपील सुनता है, विरोध में या विरुद्ध में। ठीक है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए जो मृत्युदंड है उसकी पुष्टि के लिए आवश्यक, आपको पता ही है, उच्च न्यायालय की पुष्टि जरूरी है। और संविधान की जो व्याख्या का जो मामला है वो मुकदमा भी अपीलीय न्यायालय में आता है। कौन सा? संविधान की व्याख्या। हो गया। तो ये हो गए हमारे अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके बाद आता है लेख जारी करना। कौन सा? लेख जारी करना। लेख जारी करना।
लेख का मतलब है अभिलेख, ठीक है ना। अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत यानी यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उनको, उन अधिकारों के जो हनन को रोकने के लिए उच्च न्यायालय क्या करता है, लेख जारी कर सकता है, और वो लेख आदेश निर्देश है वो मानने के लिए बाध्य कर सकता है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 226 के तहत वही जो परमादेश वगैरह है वो अधिकार परीक्षा वही लेख जारी करता है, जिनको रिट बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। इसके अलावा है अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। क्या है उच्च न्यायालय के अभिलेख? अभिलेख का मतलब क्या होता है? साक्ष्य। क्या होता है? साक्ष्य। तो उच्च न्यायालय क्या करता है? अभिलेख न्यायालय यानी जिसके जो प्रमाण है साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे, साक्षी के रूप में, साक्षी के रूप में, साक्षी के रूप में इसके लिए माने जाएंगे। कौन से? अभिलेख न्यायालय, अभिलेख लेख न्यायालय। ये अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय की व्यवस्था की गई। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसकी कार्रवाई तथा निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। मतलब इसके जो कार्रवाई है और निर्णय है वो क्या किए जाते हैं? प्रकाशित किए जाते हैं, और साक्षी के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों को द्वारा मान्य होते हैं। साक्षी की यानी जो साक्ष्य है वो अधीनस्थ जो न्यायालय है उनके द्वारा मान्य होते हैं साक्षी के रूप में, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 215 में है, ठीक है ना। और इसकी जो न्यायालय की जो यदि अवमानना करता है तो वो दंड का भागी होता है। कौन? अपमान बोल सकते हैं, अपमान या अवमानना, अवमानना। तो ये करता है तो वो दंड का भागी होता है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि अभिलेख न्यायालय है वो अनुच्छेद 215 में है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसकी कार्रवाई तथा निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं और साक्षी के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों को मान्य होते हैं, तथा न्यायालय जो है अवमानना या अपमान के लिए वह है व्यक्ति दंड का भागी होता है। ये बात समझ में आ गई। अब है प्रशासनिक शक्तियां। कौन सी? प्रशासनिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां? प्रशासनिक शक्तियां कौन सी होती हैं? प्रशासन से संबंधित है वही प्रशासनिक शक्तियां, ठीक है ना। देखो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय को अपने ही अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधिक्षण यानी अधीक्षण तथा पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। एक बार फिर सुनो कि जो उच्च न्यायालय है इसको अपने अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों और अधीक्षण तथा पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। कौन कौन सा? एक तो अधिकरण, अधिकरण, एक पर्यवेक्षण। कौन सा? पर्यवेक्षण। दूसरा है परीक्षण, अधीक्षण। तो ये क्या है? इसको अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय न्यायिक शक्तियों के अतिरिक्त अपने राज्य के समस्त न्यायिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है, ठीक है ना। जो राज्य का न्यायालय होता है ना उच्च न्यायालय, वो इसके अलावा जितने भी जैसे जिला सेशन कोर्ट है, जो सत्र न्यायालय है और वगैरह फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इन सभी पर जो है वो निगरानी या व्यवस्था या नियंत्रण कौन रखता है? उच्च न्यायालय रखता है। देखो इस क्षेत्र में इसको दो प्रकार के अधिकार दिए हैं प्रशासनिक शक्तियों के क्षेत्र में। वो प्रशासनिक शक्तियां अनुच्छेद 227 में है। प्रशासनिक शक्तियां अनुच्छेद 227 में है। किस में है? अनुच्छेद 227 में है।
227 में क्या है? प्रशासनिक शक्तियां। 2 शक्तियां कौन कौन सी है? नंबर 1, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ जो अधीन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर निगरानी रखते हैं। ठीक है ना? या जो अधीनस्थ न्यायालय है उन पर क्या करते हैं? निगरानी रखते हैं। अपने निरीक्षण के अधिकार के अंतर्गत अपने अधीन न्यायालयों से मुकदमे संबंधित कागजात अपने पास मंगवा सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। ठीक है ना? जैसे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ना, उनसे उनके कागजात मंगवा सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दूसरा काम है कि भाई यदि अधीन न्यायालय में कोई ऐसा अभियोग चल रहा हो जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न है तो उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे को भी अपने पास बुला सकता है। ठीक है ना? यानी संविधान की व्याख्या का जो प्रश्न है उससे संबंधित हो तो भी उच्च न्यायालय अपने पास उस मामले को मंगवा सकता है। भाई तीसरी बात है कि यह है जिला न्यायालय तथा इससे छोटे न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति और छुट्टी इत्यादि के संबंध में नियम भी बना सकता है। यानी जैसे जिले में न्यायालय होते हैं, उसकी छुट्टी तैयार करना है, उसके अधिकारियों की नियुक्ति करना है, उसकी पदोन्नति करना है यानी पदावनति करना है या छुट्टी का निर्धारण करना है, ये नियम कौन बना सकता है? उच्च न्यायालय कर सकता है। इसके अलावा चौथी बात है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो किसके पास है? मुख्य न्यायाधीश के पास है। तो ये तो बातें हो गई। अब पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट बात, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? न्यायिक पुनर्विलोकन। तो हमको क्या पढ़ना है बे? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इसका मतलब है कि संवैधानिक कानून अर्थात संविधान में संशोधन, केंद्रीय कानून या राज्य के कानून की संविधान के आधार पर जांच और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे अवैध घोषित करना। नहीं समझ में आई? फिर से बता देता हूँ। देखो कई बार क्या होता है कि जो कानून है वो संवैधानिक कानून अर्थात संविधान के संशोधन में संबंधित होते हैं। जो केंद्रीय या राज्य के कानून है वो संविधान के आधार पर सही तरीके से यानी संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। तो ऐसे जो कानून है उनका न्यायालय क्या करता है? उनकी अवैध घोषित कर देता है उनको, है ना, कि भाई ये कानून सही नहीं है और ये संविधान के इस भाग का उल्लंघन कर रहा है, इसको कम कर रहा है या इसको छीन रहा है। तो ये क्या है? यानी न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय का पुनरावलोकन करना। यानी यदि कोई जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया कानून या राज्य द्वारा बनाया गया कानून किसी संविधान के उपबंध का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में जो उच्च न्यायालय है वो क्या कर सकता है? उस मामले को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है ना? देखो अनुच्छेद 113 सबको पता है, अनुच्छेद 13 है वो विधि की परिभाषा करता है। किसकी? यानी कानून को परिभाषित करता है। कैसे? भाई अनुच्छेद 13 में स्पष्ट कहा गया है कि संसद या राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हो। यदि ऐसा कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे अवैध करार दे सकती है। ये अनुच्छेद 13 में यानी विधि की परिभाषा यानी न्यायिक पुनरावलोकन की सही रूप से परिभाषा वो अनुच्छेद 13 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 में भी यही समीक्षा यानी 5 रिट जारी करता है, अभिलेख जारी करता है। ठीक है ना? तो चुनौती किस बात की है? जैसे विधानमंडलीय कार्य आधार पर दी गई चुनौती इस प्रकार, एक तो मूल अधिकार का हनन, भाग 3 भाग जो 3 है इनके द्वारा अनुच्छेद 12 से लेकर के जो 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनका हनन होता तब। ठीक है? संवैधानिक व्यवस्था के यानी जो संवैधानिक व्यवस्था है उन्हें असंवैधानिकता घोषित कर सकता है। जैसे कोई विधेयक बनाया और संविधान के विरोध में है तो उच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है।
उच्च न्यायालय संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकता है। यदि संसद कोई कानून बनाती है या राज्य विधान सभा द्वारा कोई भी कानून हो जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, उसका वैधता का परीक्षण करती है। संविधान के उपबंधों के अनुसार अगर असंवैधानिक घोषित कर सकता, परंतु उच्च न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, केवल और केवल अपील की जा सकती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत टॉपिक पंचायती राज है, वो अगले वीडियो में पूरा कर देंगे। तो मित्रों, उच्च न्यायालय हमारा है वो पूरा हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।